हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साइंस एंड टेक की जो लास्ट क्लास थी उसको लेकर हमने काफ़ी चीज़ों को लेकर डिस्कस किया। आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में मतलब एग्जाम से रिलेटेड हैं, और साइंस क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है और विज्ञान क्या है। देखो, इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी साइंस एंड टेक को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर। आज जो हम बातें करने वाले हैं वो सैटेलाइट के फ्रीक्वेंसी बैंड्स को लेकर करने वाले हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने सैटेलाइट के कंपोनेंट्स को लेकर बात करी, सैटेलाइट के इंट्रोडक्शन को लेकर बात करी कि सैटेलाइट क्या होता है, उसमें किन किन चीज़ों की जो है आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद सी बैंड, हमने एल बैंड, एस बैंड, इन सब को लेकर पिछले वाले लेक्चर में हमने इन सब को लेकर पढ़ चुके हैं। और उसमें मैंने एक्स बैंड को लेकर भी आपको काफ़ी चीज़ें बताई। जो आज की जो क्लास है उसमें जो है बात कर रहे हैं वो है के यू बैंड की, कू बैंड की। के यू बैंड क्या होता है? अब देखो, ये हायर फ्रीक्वेंसी जा रहे हैं। अगर आपने देखा हो, एल बैंड जो शुरू हुआ था वो 1 से 2 फ्रीक्वेंसी के बीच में शुरू हुआ था। अब धीरे धीरे ये उच्च जो फ्रीक्वेंसी है उसकी तरफ जा रहे हैं, और हर एक का जो इस्तेमाल है वो अलग होता जा रहा है। अगर मैं बात करूं के यू बैंड की, तो ये ऑपरेट यानी ये कार्यरत किस फ्रीक्वेंसी पे करता है? 12 से 18 हजार गीगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये कार्यरत है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इट इज़ यूज्ड फॉर फिक्स्ड सैटेलाइट टेलीविजन एंड डेटा सर्विसेज। तो यह उपयोग फिक्स्ड सैटेलाइट टेलीविजन और डेटा सेवाओं के लिए इसका जो है जो है प्रसारण या ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। Ku-band support smaller sized antennas and provide wide beam coverage compared to other band। जो Ku-band होते हैं वो छोटे आकार के एंटीना का समर्थन करता है और अन्य बैंडों की तुलना में व्यापक बीम कवरेज प्रदान करता है। However, it suffers from the rain flooding due to absorption and electromagnetic waves by water droplets। हालांकि यह वर्षा में कमजोर होने से पीड़ित होता है, और क्योंकि जल बूंदे द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषण होता है। यानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना, जो पानी की बूंदे होती हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषण कर लेती है, यानी इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उदाहरण मैं देता हूँ। आप टीवी देख रहे होते हैं घर पे, तो आपने देखा बारिश के कारण टीवी पे आ जाता है नो सिग्नल, या आपके घर पे छतरी लगी हो या केबल टीवी हो, केबल टीवी भी जो है सैटेलाइट से जो है सिग्नल लेता है। तो वहां पर लिखा आता है नो कनेक्शन ड्यू टू रेन, पुअर कनेक्शन ड्यू टू रेन। तो इसका मतलब क्या है कि जो बारिश है, बारिश से जो सिग्नल आ रहे थे तो सिग्नल जो है फेड हो गए, यानी सिग्नल जो है कमजोर कर दिए गए जो है वर्षा ने। इसके पीछे का रीजन क्या? जो वर्षा की बूंदें होती हैं वह अवशोषित कर लेती हैं, अवशोषण करती हैं किनका? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। तो यानी मान लीजिए ये बारिश, ये जो है उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ये सैटेलाइट है और ये नीचे से कोई अर्थ है, तो यहाँ से ये तरंगे आ रही हैं। अब क्या होगा, इधर मान लीजिए ये बादलों से तो ऊपर ही रहती है, बहुत ऊपर होती है, तो ये बाकी जो बादल बनते हैं वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। तो यहाँ पर जो है वर्षा होने लगी, तो ये जो है बारिश होने लगी है। तो ये जो तरंगे आ रही हैं, ये जो बूंदें होती हैं इनको अवशोषित कर लेती हैं, और जो है अपने रिसीवर तक, जहाँ तक ये पहुँचना चाहती है वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो जिसकी वजह से बीच में ही जो सिग्नल है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, और जो कनेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, वह पूरा नहीं हो पाता। तो ये बात आपको समझ में आई? तो इसीलिए जो है आपके जो कू बैंड होते हैं वो बारिश में क्या हो जाते हैं? कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि बारिश की बूंदें जो सिग्नल्स हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। के बैंड क्या होता है? अब इनको देख लीजिए। अब के बैंड क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विसेज एंड फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विसेज। यह पहले तो इसको देख लेते हैं, ये किन फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ये के बैंड जो है 18 से 26 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इट इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विस। तो यह इसका उपयोग ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सेवा और स्थिर सैटेलाइट सेवा के लिए किया जाता है, यानी फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस के लिए किया जाता है। इट सपोर्ट एंटीनाज विद स्मॉलर साइज कंपेयर टू कू बैंड। तो इसके एंटीना और भी छोटे होते हैं कू बैंड की तुलना में।
के बैंड फ्रीक्वेंसी हैव हाई ससेप्टिबिलिटी टू रेन एंट्यूनेशन। तो के बैंड की फ्रीक्वेंसी बारिश में अवरोधन के प्रति उच्च संवेदनशील होती है, यानी सबसे ज्यादा अगर बारिश में अवरोधन देखा जाएगा तो किनका देखा जाएगा, के बैंड की फ्रीक्वेंसीज का देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल जो है हमारा एटॉमिक, राइट। अब देखिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या होता है, आईटीयू क्या होता है, इसको आप समझिए आईटीयू क्या होता है। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू क्या है, चलो ITU is a specialized agency of the United Nations to regulate satellite communication। तो ITU जो होता है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी किस पे काम करती है, किसको रेगुलेट, यानी इसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो सैटेलाइट संचार को नियमित करती है। यानी जो भी इंटरनेशनल सैटेलाइट जो भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा होगा, यानी जो उपग्रहों के माध्यम से संचार हो रहा होगा, उसको नियमित करने के लिए आईटीयू जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। और ये कहाँ पर है, तो ये पूछा जाता है, ये जनरल अवेयरनेस का भी टॉपिक हो गया। यह जनेवा में स्थित है, और जनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। देखो स्विट्जरलैंड में के जनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, तो आपको याद रखना है कि ये जो हेडक्वार्टर हैं ये जनेवा में स्थित है, और यह किस कार्यव्रत में किस लिए कार्य करते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। आगे बढ़े, चलिए स्विट्जरलैंड जनेवा में स्थित आईटीयू सैटेलाइट के कक्षीय साल्ट के उपयोग के लिए आवेदन प्राप्त करता है। तो आईटीयू रिसीव्स एंड अप्रूव्स एप्लीकेशन फॉर यूज ऑफ ऑर्बिटल स्लॉट्स ऑफ सैटेलाइट। तो जो भी आईटीयू क्या करेगी, एप्लीकेशंस जो आवेदन है अप्रूव करती है किसके लिए, जो स्लॉट्स हैं, ऑर्बिटल स्लॉट्स है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। जैसे मान लीजिए हर कोई फिर अपनी मर्जी से सैटेलाइट भेजने लगेगा, तो उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए इन सब का आवेदन कौन अप्रूव करता है, आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। एवरी 2 or 4 years ITU convenes the वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन। हर 2 से 4 वर्ष में आईटीयू विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का आयोजन करता है। तो वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस कौन कराता है, आईटीयू कराता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग फ्रीक्वेंसीज टू वेरियस एप्लीकेशन इन वेरियस रीजन ऑफ वर्ल्ड। तो ये जो वर्ल्ड रेडियो कॉन्फ्रेंस होती है, यह क्या कार्यरत करती है, यह विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न अनुप्रयोगों के फ्रीक्वेंसी आवंटित करने की जिम्मेदारी जो है आईटीयू को मिलती है। और इसमें भी हर 4 में से एवरी 2 to 4 years, हर प्रत्येक 2 वर्ष या 4 वर्ष में यह कॉन्फ्रेंस कराती है, जिससे वो जो फ्रीक्वेंसी है, किसको कितनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी किस क्षेत्र पर कार्य करेगी, उसको लेकर जो जानकारी जो है हमें आईटीयू के द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। Each country's telecommunication regulatory agency enforces these regulations and awards license to users of various frequencies। प्रत्येक देश के दूरसंचार नियामक जो जैसे हमारी कंट्री का भी एक टेलीकम्युनिकेशन होती है ना, टेलीकम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री होती है, यानी जो मंत्रालय टेलीकम्युनिकेशन को देखता है, तो हर प्रत्येक जो कंट्री है, प्रत्येक देश के जो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी एजेंसी होती है, दूर संचार नियामक एजेंसी, इन नियमों का पालन करती है और विभिन्न फ्रीक्वेंसी के उपयोगकर्ताओं को लाइसेंस प्रदान करती है। तो अभी आपने देखा होगा, खैर ये सैटेलाइट नहीं था, 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन हुए थे। तो क्या करा जो सरकार है, उसने बोला कि जो जो 5G जो भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, है ना, 5G जो है, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, जो भी संचार जो सेवाएं प्रदान करती हैं, वो सब कंपनियों को बुलाया और उनका ऑक्शन करा। किसकी नीलामी करी, फ्रीक्वेंसीज की नीलामी करी, कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कौन सी कंपनी रखेगी और उसको कितना जो है
पे कितना पैसा सरकार को देना होगा उस फ्रीक्वेंसी पे काम करने के लिए। तो यह सारा काम हर एक, जैसे भारत का एक अलग हो गया और कोई दूसरा देश है, उसकी हर एक टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी एजेंसी होती है जो इन सबको कार्यरत करती है और ये लाइसेंस प्रोवाइड करती है, लाइसेंस प्रदान करती है। Recently, India has elected as a member of ITU Council for another 4 years term. तो हाल ही में भारत को आईटीयू परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है, जिसका कार्यकाल 2019 से 2022 के लिए है। तो यानी 2022 तक जो इंडिया था वो आईटीयू मेंबर का जो था, क्या था, मेंबर था। ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोडल एजेंसी फॉर कोऑर्डिनेटिंग विद आईटीयू फ्रॉम इंडिया। तो ये आईटीयू है। तो जो डिपार्टमेंट है टेलीकम्युनिकेशन का, भारत का तो दूरसंचार विभाग है, जो विभाग है, दूरसंचार विभाग है, भारत से आईटीयू के साथ समन्वय यानी कोऑर्डिनेट करने के लिए एक नोडल एजेंसी था। तो भारत के संचार विभाग ने यहाँ पर जो करा। अब आता है हमारा के बैंड। के बैंड जो है वो भी हमारा जो है हायर फ्रीक्वेंसी बैंड है। ठीक है। चलो, इट इज यूज्ड फॉर फिक्स्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और ये किस लिए यूज करा जा रहा है? ये फिक्स्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इट इज यूज्ड फॉर फिक्स्ड सैटेलाइट टेलीविजन एंड डेटा सर्विसेज इंक्लूडिंग फिक्स्ड एंड मोबाइल टू वे ब्रॉडबैंड सर्विसेज। इसका उपयोग स्थिर उपग्रह टेलीविजन और डेटा सेवाओं के लिए किया जाता है, जिसमें स्थिर और मोबाइल दो दिशा ब्रॉडबैंड सेवाएं मिलती हैं। यानी ये फिक्स्ड सैटेलाइट टेलीविजन के लिए किया जाएगा और डेटा सर्विसेज के लिए, इंक्लूडिंग फिक्स्ड एंड टू वे ब्रॉडबैंड सर्विसेज। टू वे यानी यहाँ से यहाँ, टू वे ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है का बैंड से मिलती हैं। और ये किस में ऑपरेट करता है? ये कार्यरत किस में करता है? 26 से 40 हर्ट्ज में। This band has a high frequency requiring great pointing accuracy and sophisticated equipment. इस बैंड जो बैंड में उच्च फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जिसके लिए बहुत अच्छी निर्देशन सटीकता है और सोफिस्टिकेटेड उपकरण की आवश्यकता होती है। सोफिस्टिकेटेड उपकरण का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जो है इसमें ज़रूरत होती है। का बैंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाई डेफिनेशन सैटेलाइट टीवी। तो का बैंड सामान्यतः उच्च परिभाषा वाले उपग्रह टीवी के लिए उपयोग किया जाता है। Equipment used in का बैंड आर स्मॉलर एंड हेंस इजियर इंस्टॉल एंड मेंटेन। तो का बैंड के जो उपयोग होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, तो छोटे एंटीना हाई फ्रीक्वेंसी पे कार्यरत कर सकते हैं। तो का बैंड के उपयोग किए जाने वाले उपकरण छोटे होते हैं और इसलिए उन्हें स्थापित करना और बनाए रखना बहुत आसान होता है। Due to absorption of high frequency electromagnetic waves by droplets, का बैंड सफर फ्रॉम रेनिंग फडिन। अब वही मैं कह रहा हूँ, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है और हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से बारिश की बूंदें इसको फेड कर देती हैं, इसको जो है कमज़ोर बना देती हैं। तो का बैंड जो है कमज़ोर पड़ जाता है, फीकापन आ जाता है किसमें? बारिश के दौरान। एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यानी उपग्रह प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या है, उसका एप्लीकेशन कहाँ है, किस तरीके से उसको सेवाओं में लिया जाता है। तो पहला एप्लीकेशन होता है संचार सेवाएं। संचार सेवाएं का मतलब है कम्युनिकेशन सर्विसेज। Use of satellite communication services has been widely diversified that includes application like telecommunication, television broadcasting, outdoor broadcast, digital satellite news gathering, and VSAT, very small aperture terminal, etc. उपग्रह संचार सेवाओं का उपयोग विविधता पूर्वक किया जा रहा है, जिसमें दूर संचार, क्या क्या यूज करा जाएगा? दूर संचार टेलीविजन प्रसारण, आउटडोर प्रसारण यानी आउटडोर जो होता है हमारा, जो बाहर का जो प्रसारण होता है, यानी डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, और वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल आदि जैसे अनुप्रयोग में शामिल होता है। तो सैटेलाइट का एक हो गया हमारा किसमें? जो है कम्युनिकेशन सेवाओं में, राइट। चलो, VSAT is two-way satellite communication system with a dish
एंटीना दैट सर्व फ्रॉम होम एंड बिजनेस यूजर। तो वीसैट जो होता है ना, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, तो आपके घर पे जो होता है और जो बिजनेस यूजर्स होते हैं उनके ऊपर टू वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी यूज करा जाता है। डिश एंटीना होता है जो घर और व्यापारी उपयोगकर्ताओं की सेवा करता है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट आइनसेट, तो आपने देखा होगा आइनसेट की जो है, आइनसेट ये वाला आइनसेट के नंबर रहते हैं, तो जब हम सैटेलाइट भेजते हैं तो आइनसेट के नंबर भेजते हैं। तो आइनसेट का मतलब होता है इंडियन नेशनल यानी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम is one of the largest domestic communication system in Asia Pacific region with 9 operational communication satellite placed in geostationary orbit। बहुत इंपॉर्टेंट बात, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली एशिया प्रशांत यानी एशिया पैसिफिक जो रीजन है क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है, जिसमें 9 संचालन उपग्रह भू स्तरीय कक्ष में स्थापित है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। और यह इसके अंदर इंडियन सैटेलाइट्स जो नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है इसके अंदर कितनी सैटेलाइट है? 9 सैटेलाइट है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। This INSAT satellite has more than 200 transponders in the C and Q bands that provide service to telecommunication। तो ये जो INSAT इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट उपग्रह प्रणाली है, इसमें सी और कू बैंड में 200 से अधिक ट्रांसपोंडर हैं। तो इसके अंदर से 200 ट्रांसपोंडर्स हैं इन द सी एंड कू बैंड्स दैट प्रोवाइड सर्विस टू टेली कम्युनिकेशन। तो जो 200 ट्रांसपोंडर्स हैं वो किस किस बैंड में है? वो सी और कू बैंड में है, जो कि टेली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, दूर संचार जो है देते हैं। और इसके साथ साथ क्या करेंगे? टेलीकम्युनिकेशन देंगे, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, है ना, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, उपग्रह न्यूज़ गैदरिंग, सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, सैटेलाइट के बारे में जो जानकारी है वो देंगे, वेदर फोरकास्टिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है सैटेलाइट का, वेदर फोरकास्टिंग। तो आपने टीवी पे देखा होगा, न्यूज़ में बताया जाता है कि आने वाले 3 दिनों में यहाँ पर बारिश होगी, आने वाले 5 दिनों तक कोई भी बारिश नहीं होगी, भयंकर गर्मी पड़ेगी, ओले पड़ सकते हैं, जो है बर्फ़ पड़ सकती है। तो ये सब न्यूज़ गैदरिंग यानी मौसम की जो भविष्यवाणी की जाती है, ये कैसे की जाती है? तो ये जो है सैटेलाइट से उस रीजन का डेटा लिया जाता है। तो डेटा लिया जाता है, फिर हम देखते हैं हवाओं की गति को देखते हैं, फिर बादल जो है बनने को देखते हैं। तो सैटेलाइट से हमें डेटा मिलता रहता है और उस डेटा के आधार पर हम ये जो है प्रिडिक्शन जो भविष्यवाणी करते हैं उस जानकारी के आधार पर। डिजास्टर वार्निंग, सैटेलाइट का बहुत अच्छा उपयोग होता है डिजास्टर वार्निंग में, बचाव कार्यक्रमों में। तो आपने देखा होगा उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया और हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, इधर की तरफ से, और जो कोस्टल एरियाज हो गए यानी जो समुद्री तट एरिया हो गए, वहाँ पर जो है बात करें तो स्ट्रॉम आते रहते, तूफान आते रहते, तो उन तूफानों से लोगों को बचाने के लिए पहले से ही हमें 2-3 दिन पहले ही जानकारी मिल जाती है। और हम वहाँ पर क्या करते हैं, अपनी एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, जो बचाव हमारी फोर्स है, जो बचाव बल है, उसको हम भेजते हैं वहाँ से, लोगों की मदद करते हैं, उनको वहाँ से निकालने का कार्यरत करते हैं ताकि ज़्यादा क्षति और हानि ना पहुँचे। तो ये सब हमें जो जानकारी मिल रही है ये हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से मिल रही है। तो इसीलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा उपयोगी होता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, बिल्कुल, बचाव कार्यक्रमों में, खोज और बचाव कार्यक्रमों में सेवाएं प्रदान करता है। तो मान लीजिए कोई ऐसी जगह खो जाता है जहाँ पर कोई रोड नहीं है, पहाड़ों में कहीं कोई खो गया है, जंगलों में कहीं कोई खो गया, या कोई ऐसी जगह खो जाता है कहीं कुछ नहीं है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से हम बचाव कार्य करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। तो ये सब हमें सैटेलाइट की मदद से देखने को मिल रहा होता है। तो आपने देखा होगा बड़ी-बड़ी आपदाएँ आ जाती हैं, जैसे कहीं जो है बारिश, अत्यधिक बारिश हो गई जिसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, बादल फट गया, जो बारिश हो गई, सुनामी आती है, और देखा जाए तो भूचाल हो गया, और उसके साथ-साथ तूफ़ान आता है। तो इन सब से रेस्क्यू करने के लिए, सर्च करने के लिए ऑपरेशन जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, क्योंकि उस वक़्त क्या होता है जो मोबाइल टावर होते हैं तो ये तहस-नहस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं उसी से लोग जो है समन्वय करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक-दूसरे से जानकारी जो है एक-दूसरे को जानकारी भेजते हैं।
तो ये सारा जो उपयोग है सैटेलाइट का उपयोग हो रहा है, और ये सब का सब सिर्फ एक कम्युनिकेशन, जो इसका हम बात कर रहे थे ना कम्युनिकेशन, सिर्फ ये कम्युनिकेशन का कार्य इतना है। तो बाकी जो और भी कार्य जो सैटेलाइट के द्वारा हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको इनसेट याद रखना है। इनसेट के अंदर 200 ट्रांसपोंडर्स हैं, ये याद रखना है। सी और कू बैंड पे काम करता है, ये याद रखना है। 9 सैटेलाइट होती हैं, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा नेविगेशन सर्विसेज। अब नेविगेशन सर्विसेज क्या होता है? सैटेलाइट नेविगेशन इज अ स्पेस बेस्ड रेडियो पोजिशनिंग सिस्टम दैट इंक्लूड्स अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स दैट प्रोवाइड्स थ्री डायमेंशनल पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम इंफॉर्मेशन टू properly equipped user where on or near the surface of the earth। उपग्रह नेविगेशन एक अंतरिक्ष आधारित रेडियो पदस्थापन प्रणाली है जिसमें उपग्रहों को एक समूह होता है जो सही रूप से सुसज्जित उपग्रहकर्ताओं उपयोगकर्ताओं को पृथ्वी की या निकट सतह पर तीन आयामी स्थिति, वेग और सामान्य की जानकारी प्रदान करता है। देखो, अब आपको बताता हूँ नेविगेशन की सीमाएं। जैसे आपने देखा होगा जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो बहुत सारी जगह आपको रास्ते पता ही नहीं होते, तो आप मोबाइल में एक एप्लीकेशन है जीपीएस या मैप के नाम से, उसे खोल देते हैं। फिर आपको अब दिखाता है कि इस पूरी पृथ्वी में आप कहाँ पर हैं, फिर आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसके बीच में रोड दिखाएगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये नेविगेशन का एक जो है एक कार्य है। और दूसरा नेविगेशन होता है कि पूरा जो अर्थ है उसकी इमेजिंग की जाती है, यानी उसका जो है चित्रण कर लिया जाता है, कहाँ पर क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं। तो जितनी ज़्यादा इमेजिनिंग करी जाती है, तो उस इमेजिनिंग से क्या होता है कि सैटेलाइट आपके फ़ोन के सिग्नल्स लेगी और आपको बताएगी कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं। तो थ्री डायमेंशनल पोजीशन यानी 3D बताएगी, वेलोसिटी गति बताएगी, टाइम इंफॉर्मेशन बता देगी कि आप कितने गति से चल रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, तो कितना समय लगेगा। तो ये सब कहाँ से पता चल रहा है? ये सब सैटेलाइट की नेविगेशन सेवाओं से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। अब एग्जाम्पल देखो इसका। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। इसरो इज कोऑर्डिनेटिंग विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप्ड जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन यानी गगन सिस्टम टू मीट नेविगेशन सर्विसेज रिक्वायरमेंट फॉर सिविल एविएशन। अब सिर्फ नेविगेशन जो है सिर्फ पृथ्वी के लिए भी काम नहीं आता है। जो जहाज होते हैं, जो वायु में जो हवाई जहाज होते हैं, उनके लिए भी नेविगेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो उदाहरण के लिए जो इसरो है, उसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट किया, समन्वय में जियो जीपीएस सहायता से जियो वृद्धि नेविगेशन यानी जियो मतलब भू वृद्धि नेविगेशन यानी गगन प्रणाली विकसित की है, जो नागरिक विमान, जो हमारे सिविल एविएशन होते हैं, नागरिक विमान के नेविगेशन सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करती है। यानी वहाँ पर नेविगेशन इसलिए है क्योंकि जो है बताया जाएगा कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किस तरीके से जाओगे, क्या चीज़ें रहेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं उसमें पता चलता है, राइट। तो तो उसके बाद जो है सारी नेविगेशन की जो जानकारी है, तो गगन याद रखना। गगन प्रणाली क्या है? गगन जो है सिविल एविएशन, ये इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जॉइंट वेंचर है, यानी दोनों ने साथ मिलकर काम करा है, एक सिस्टम जो है तैयार करा, उसको हमने बोला गगन प्रणाली। तो जो गगन प्रणाली है, तो उस गगन प्रणाली से हमें क्या पता चल रहा है कि वहाँ से जो है आपको जो है नेविगेशन के बारे में जानकारी मिल रही है। टू मीट द यूजर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज, ISRO is developing indigenously a regional satellite navigation system called Indian Regional Navigation System IRNSS। तो जैसे हमने इंसर्ट करा था इंडियन, देखो यहाँ पर हमने बात करी थी इंसर्ट की, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो कम्युनिकेशन का था, इंसर्ट जो था वो कम्युनिकेशन का था। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इनसेट सिस्टम, ये किसके लिए था? ये प्रणाली जो इनसेट प्रणाली किसके लिए थी? कम्युनिकेशन, दूर संचार के लिए। वहीं हम जो बात कर रहे हैं IRNSS क्या है? यह जो प्रणाली है
जैसे मीट द यूजर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज। इसरो इज डेवलपिंग इंडिजीनियसली। इंडिजिनियसली का मतलब है खुद से, अपने से, है ना, हम इसमें किसी बिना किसी की सहायता से खुद से ये जो है डेवलप कर रहे हैं, राइट। Navigation and timing services. ISRO is developing indigenously a regional satellite navigation system called Indian Regional Navigation Satellite. तो स्थित नेविगेशन और समय सेवाओं के उपयोगकर्ताओं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो एक क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली विकसित कर रहा है, जिसे भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो आईआरएनएसएस के भी कुछ पता है, आईआरएनएसएस की जो सैटेलाइट होती है वो भी हम अभी भेज रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा कि इंडिया, अब तो खैर आ ही गया है इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम। तो उसके बाद अब एप्लीकेशन आ जाएगी जिसमें से हम खुद इंडिया के नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले जो जीपीएस काम कर रहे थे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये किसका नेविगेशन था? ये यूएस का नेविगेशन है। अब एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में आता है अर्थ ऑब्जर्वेशन, पृथ्वी अवलोकन। पृथ्वी अवलोकन क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स ऑल्सो कॉल्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। याद रखना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होती है? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट को हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी कहते हैं। पृथ्वी वेधशाला उपग्रह, जिन्हें दूर संवेदन उपग्रह भी कहा जाता है, जो satellites equipped with varieties of instrument provide necessary data in the diversified spectral and temporal resolution to cater to different user requirements. अब ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं, इनसे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? यह हमें जानकारियां देती है, जैसे विभिन्न प्रकार के उपकरण से सुसज्जित होती हैं, जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध स्थानिक स्पेक्ट्रल और स्पेक्ट्रिकल का मतलब जो पिक्चर और साइमिक संकल्पाओं के आवश्यक डेटा प्रदान करता है। तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं, अब मान लीजिए, देखो सैटेलाइट बनाना एक कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। जो टेक्नोलॉजी जो होती है सबसे बड़ी होती है सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाना, जो कि हर एक देश के पास नहीं है, कुछ ही देश हैं जिनके पास है। जैसे हमारे पास इसरो है, यूएस के पास नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एजेंसी है, जाक्सा जिसे बोलते हैं, चाइना की है, चाइना स्पेस एजेंसी सीएनएस है। तो उसके बाद रशिया की होगी, रॉक्समोस। तो इस तरीके से जो स्पेस एजेंसीज होती हैं, ये जो होती है हर एक देश के पास जो है स्पेस एजेंसी नहीं है। कुछ ही स्पेस एजेंसीज हैं जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक देश को उसके जो क्षेत्रफल है उसके बारे में जानकारी चाहिए होती है। तो हर एक जानकारी के अनुसार किस प्रकार की मशीन उसमें जानी है, तो वो हर एक उपयोगकर्ताओं के ऊपर जो है उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए उसमें जो है आपूर्ति जो है पूर्ति कर दी जाती है। द डेटा फ्रॉम दीज सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर सेवरल एप्लीकेशन। तो ये जो डेटा है वो किस किस के लिए उपयोग किया जाता है? इन उपग्रहों से प्राप्त डेटा कई अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि कवरिंग एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, अर्बन प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, ओशन रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एक एक से समझते हैं। सबसे पहले आता है कृषि। तो कृषि के लिए जो सैटेलाइट डेटा होता है वो बहुत उपयोगी होता है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने बड़ी ज़मीन में हम जो है कृषि कर रहे हैं। तो कहाँ पर किस प्रकार की कृषि करी जा रही है, या कितना वहाँ से उत्पादक हो रहा है, किस तरीके का जो है वहाँ पर ज़रूरतें हैं, सैटेलाइट से हमें पता चलती है। क्या जो कृषि क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है, या जो अ, घटा है, उस तरीके से हमें पता चलता है। जल संसाधन हमें पता चलते हैं हमारे पास। अब क्या होता है कि हम एक जगह पर हैं, हम हर जगह जा जाकर तो देख नहीं सकते कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है। तो हम सैटेलाइट से देखते हैं कि कितनी तालाबें हैं, तालाबों के साथ साथ
झरने कहाँ पर हैं, ग्लेशियर कहाँ पर हैं, तो इस तरीके से वाटर रिसोर्सेज भी हमें पता चल जाता है, यानी जल संसाधन के बारे में भी जो जानकारी है वो हमें यहाँ से एकत्रित कर सकते हैं। अब आता है अर्बन प्लानिंग, शहरी योजना। यह है आजकल सबसे ज़्यादा जो है उपयोग में लाया जाने वाला कॉन्सेप्ट है, अर्बन प्लानिंग। अब मान लीजिए भारत में क्या है, जो बहुत सारे शहर हैं वो बहुत प्राचीन समय से हैं। आप किसी भी बहुत बड़े प्राचीन शहर का नाम ले लीजिए, वो बहुत प्राचीन समय से हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या है, मानव विकास कर रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो हम क्या है रोज़गार के अन्य जो विकल्प हैं उनको देख रहे हैं। पहले जो रोज़गार होता था वो बहुत लिमिटेड होता था। पहले देखा होगा आपने, और इतिहास में और पीछे जाएँ तो पहले कृषि होती थी, पशुपालन होता था, है ना? जो है कपड़े बनते थे, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती थी, और बस कुछ थोड़ा बहुत इंडस्ट्री था, इससे ज़्यादा नहीं था। अब जिस तरीके से इंटरनेट आया तो आईटी सर्विसेज़ खुल गई। उसके बाद और अब देखो जिस तरीके से इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और के अन्य सोशल मीडियाज़ आए, तो वहाँ पर अलग-अलग डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हो गया, ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग हो गया, तो अन्य जो है कई क्षेत्र खुल चुके हैं। अब जैसे आप पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से भी ऑनलाइन एजुकेशन, पहले एजुकेशन आप स्कूल में जाते थे, है ना? कक्षा में बैठ के आप जो है जानकारी जो कुछ है सीखा करते थे, आज आप घर बैठ के सीख रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के साथ-साथ हर चीज़ में विकास होता जा रहा है, और अन्य अनेकों संभावनाएँ हमारे सामने आ रही हैं। तो उसी तरीके से शहरी योजना के लिए अब हमें ध्यान जो है देना पड़ रहा है, क्योंकि जो पहले जो शहर थे, वो उस समय की ज़रूरतों के आधार पर बनाए गए। छोटे रोड होते थे, कम लोग थे तो शहर ज़्यादा बड़ा होता भी नहीं था, छोटा होता था। लेकिन जिस तरीके से अब जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो शहर क्या हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। जो साधन है वो कम पड़ते जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को समझने के लिए जो है हम क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट की मदद ले रहे हैं। कहाँ से रोड हम बड़ा कर सकते हैं, कहाँ पर किस तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हमें सीवर लाइन डालनी है, मतलब सीवर लाइन डालनी है, पाइपलाइन डालनी है, गैस लाइन जो है लगानी है, तो वो जो मैप, शहर का जो मैप आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, सैटेलाइट से आ रहा है। उस मैप को पढ़ के, समझ के हम वहाँ पर जो है उस तरीके से विकास कर पा रहे हैं, जिस तरीके से विकास की ज़रूरत है। आपको एक सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल देता हूँ, दिल्ली में मेट्रो। दिल्ली जो है, आपने पता है दिल्ली में मेट्रो है, और भारत में अगर कहीं मेट्रो सबसे ज़्यादा का इस्तेमाल होता है, वो दिल्ली में करा जाता है, और दिल्ली का जो मेट्रो का जो नेटवर्क है, वो बहुत बड़ा है। तो जब शुरुआत हुई 1999 के लगभग मेट्रो बनाने की, तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि दिल्ली जैसे जो बहुत ज़्यादा क्या कहें, आबादी वाला शहर, अब राजधानी है ये देश की, तो इसके परिणाम स्वरूप तो यहाँ पर आबादी होना जो है आम बात है। तो इतनी आबादी में मेट्रो को कहाँ से जो है बनाया जाएगा? कौन-सा रास्ता होगा? किस तरीके से, कहाँ से मेट्रो पृथ्वी के नीचे से, मतलब मतलब अंडरग्राउंड होगी, भू के अंदर होगी। वहीं बात करें तो कहाँ से ऊपर जाएगी? कौन से रास्ता होंगे? किस-किस जगह को जोड़ेगी? तो ये सारी प्लानिंग करने के लिए हमें डेटा चाहिए था, तो वो सारा डेटा कहाँ से मिला? हमें सैटेलाइट से मिला। अब जैसे शहर बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, तो शहर के बाहर एयरपोर्ट बनाना कौन सी जगह पर स्थित होगा, बस स्टैंड कहाँ बना सकते हैं, रेलवे स्टेशन कहाँ बना सकते हैं, किस तरीके से रास्तों को जोड़ा जा सकता है। तो वो सारी जो बातें हैं, वो सारी जो प्लानिंग है, वो सब किसकी मदद से की जा रही है? वो सब हमारी जो है सैटेलाइट की मदद से करी जा रही है। और ये कौन-सी सैटेलाइट होती है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब आता है ग्रामीण विकास। अब देखिए हमारे यहाँ जो रूरल है, जो ग्रामीण है, ग्रामीण विकास पे भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तो हाँ, अब भारत के अंदर बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें ज्योग्राफ़ी को लेकर, तो बहुत अलग-अलग एरिया है। कहीं पहाड़ हैं, तो कहीं समुद्री किनारों के पास है, टापू भी हैं, हमारे पास घने जंगल भी हैं, हमारे पास प्लेन मैदान भी हैं, और कहीं जो है रेगिस्तान भी है। कहीं देखें तो आप जो है हमारे पास प्लेटू भी है। तो हर एक जो जगह है वहाँ पर डेवलपमेंट करना, विकास करने का एक अलग चैलेंज है। तो कहाँ पर किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके की सुविधाएँ पहुँचाई जाएँगी, किन बातों पे ध्यान रखा जाएगा, वो सारी बातें जो है हमें सैटेलाइट का जो डेटा होता है, जो जानकारी होती है, देखो सैटेलाइट प्लानिंग नहीं कर रही है, सैटेलाइट आके वो सामान, वो वस्तुएँ नहीं दे रही है।
बस वो हमें जानकारी दे रही है, वो हमें डेटा प्रदान कर रही है कि उस डेटा का हमें किस तरीके से सदुपयोग करके वह कार्य कर सकते हैं जो कार्य हम करना चाहते हैं विकास को लेकर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो खनिज मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, अभी आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ सुना होगा कि लिथियम के जो सोर्स है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो है लिथियम जो है हमें मिला है, लद्दाख के अंदर मिनरल है, और कोई जो दूसरा राज्य है वहाँ पर हमें पता चलता है मिनरल है। और आपने देखा होगा केजी कृष्णा और गोदावरी का जो बेसिन है, जो कृष्णा और गोदावरी जो नदी है उनके जो, जैसे मान लो ये कृष्णा है, ये गोदावरी है, इनके बीच में, ये गोदावरी और ये कृष्णा, इनके बीच में जो जगह है, यहाँ पर हमें प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस मिली है, उसका भंडार है। कहाँ पर पेट्रोल है, कहाँ पर गैस है, कहाँ पर कोयला है, कहाँ पर लिथियम है, कहाँ पर किस प्रकार का जो हम कह दें खनिज है, उसको जानकारी हमें सैटेलाइट के डेटा से मिलती है, क्योंकि सैटेलाइट से हम जो टेरेन है, जो पृथ्वी है, उसको पढ़ने में जो है, उसको समझने में मदद मिलती है, जिससे हम बता पाते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार का खनिज है और उस खनिज को कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं या फिर उसको निकाल सकते हैं। तो कहीं पेट्रोल हमें कैसे पता चल जाता है? क्या आप जगह-जगह जाके थोड़ी ना खुदाई करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पर क्या है। सैटेलाइट के डेटा से ही तो मदद की जाएगी। कोई रिसर्च करेगा, कोई उस डेटा को पढ़ेगा, फिर उसको समझेगा, उसे लगेगा यहाँ पर कुछ है, तब वो उस जगह पर जाएगा, फिर वहाँ पर परीक्षण करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, तब जाके जो रिज़ल्ट है वो सामने आएँगे। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को, अब हम बताते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो है प्रदूषण बढ़ गया है, और कहाँ पर कितना प्रदूषण है, कैसी वहाँ पर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। हम वहाँ पर वाटर, जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, जो हमारे जल संसाधन हैं, उनको हम देखते हैं कितने प्रदूषित हो रहे हैं, क्या चीज़ें उनमें बदलाव देखने को मिल रहा है, वो सब हमें सैटेलाइट की जानकारी से प्राप्त होता है। फॉरेस्ट्री, अब देखा जाए तो देखा होगा कि हम अपना धीरे-धीरे जो है अपना वन्य क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। वन्य क्षेत्र बढ़ाने का एक सीधा-साधा रीज़न है, अगर अब हमारा वन्य क्षेत्र बढ़ेगा तो हमें जो है शुद्ध हवा प्राप्त होगी, और शुद्ध हवा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो वन्य क्षेत्र, अब वन जो है वो बहुत बड़ा होता है, अब आप एक-एक करके पेड़ तो गिनेंगे नहीं, तो जिससे आपको पता चले, या पूरा आप ज़मीन इंच टेप लेके ज़मीन नापेंगे, तो सैटेलाइट से देखेंगे कि किस तरीके से विस्तार आया है ना? सैटेलाइट से पता चल जाता है कि अगर इतनी सी डिस्टेंस है तो इसको हम बोल रहे हैं 10 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस इतनी हो गई, तो यानी हम कह रहे हैं ये 100 किलोमीटर बढ़ गया। तो इस तरीके से सैटेलाइट में हमें पता चलता है कि जो फॉरेस्ट्री है, जो वनस्पति है, या हम बात करें जो वन है, उसमें क्या कमी हुई है, क्या वो घटा है, क्या वो बढ़ा है, ये सब हमें पता चलता है। ओशियन रिसोर्सेज, अब ओशियन रिसोर्सेज में जो होता है, ओशियन के अंदर देखा होगा आपने पेट्रोलियम। बॉम्बे हाई का नाम सुना होगा। बॉम्बे हाई क्या है? हमारी एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है। तो यानी क्या है कि जो बॉम्बे से थोड़ी दूर जाके अ, अंदर ओशियन में, अरेबियन सी में जाके, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है? हमें यहाँ पर पेट्रोल का जो है भंडार मिला है, और इसके ऊपर हमने एक रिफाइनरी बांध दी है। तो यहाँ से कच्चा तेल लिया जाता है, रिफाइन करके उसको भेज दिया जाता है पानी के जो तेल के टैंकर होते हैं उनमें डालकर, फिर उससे पूरे देश में हम जो है भेज देते हैं। तो ओशियन में जाकर, पानी की गहराइयों में जाकर हमें पता तो लगाएंगे नहीं कि कहाँ पर किस प्रकार है, हम ऐसे तो जगह जगह घूम नहीं सकते, और कहाँ पर किस प्रकार के जो खनिज हैं उनकी मिलने की संभावनाएं कितनी है। तो इन सब को लेके जो है संशोधन किया जाता है, और इसके लिए जो सैटेलाइट का डेटा है, जो जानकारी है, वो हमें मिलती है। फिर आपदा प्रबंधक, इसको लेकर हम बात कर चुके हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी हमारी जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे रीसेट, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट 2B, एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो इन दिसंबर 2019। उदाहरण के लिए रीसेट जो है एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी रिमो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो इसरो ने दिसंबर में इसरो ने 2019, दिसंबर 2019 में इसरो ने प्रक्षेपित किया था उसको, और ये किस लिए काम आएगी? ये एग्रीकल्चर यानी खेती, कृषि, माइनिंग, खनन, फॉरेस्ट्री, वनस्पति, कोस्टल मैनेजमेंट,
तटीय प्रबंधन, सॉइल मॉनिटरिंग, मृदा मॉनिटरिंग के लिए, मृदा को जो है देखने के लिए, परखने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और सपोर्ट एंड राउंड द क्लॉक बॉर्डर सर्विलेंस। तो और बॉर्डर यानी हमारी जो सीमाएं हैं, देखो ये जो सीमाएं हमारे देश की जो सीमाएं होती हैं, इसको भी देखने के लिए इस पे किस तरीके की गति हो रही है, क्या दुश्मन ने आसपास किसी कोई अब हम यहाँ से तो देख नहीं सकते कि दुश्मन क्या कर रहा है, पहाड़ है, मान लो थोड़ा दूर है बॉर्डर से, 100 किलोमीटर दूर जाके तो अंदर देख नहीं सकते, तो सैटेलाइट से देखते हैं क्या कोई दुश्मन तैयारी तो नहीं कर रहा है हमले की आसपास, क्या उसके जो मूवमेंट है, गाड़ियों की मूवमेंट है, या फिर जो उसके ट्रुप सैनिकों की मूवमेंट तो नहीं बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है तो हम भी अपने सैनिकों को जो है उस एरिया में जो है तैनात करेंगे। तो इन सब के लिए जो रक्षा विशेषज्ञ की जो बातें होती है, उन सब के लिए जो है सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी बहुत कार्यरत रहती है। वेदर फोरकास्टिंग, इसको लेकर अभी हमने बात करी थी, मौसम पूर्ण अनुमान लगाते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विज्ञानी उपग्रह जो होता है आपका सैटेलाइट, द मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स प्रोवाइड मेजरमेंट ऑफ वेदर्स पैरामीटर सच एज विंड्स, रेनफॉल, सी सरफेस टेम्परेचर एक्सेट्रा एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। तो मौसम विज्ञानी जो उपग्रह होते हैं, वो मौसम पैरामीटर जैसे कि हवाओं के बारे में, वर्षा के बारे में, समुद्री सतह के तापमान आदि के अक्सर अंतराल पर मापते हैं। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती रहती है, और ये जानकारी हमें कौन देता है? यह जानकारी हमें वेदर फोरकास्टिंग जो है मौसम पूर्वानुमान देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ओशियन सैट 2, उदाहरण के तौर पर ओशियन सैट 2 लॉन्च्ड इन 2009 प्रोवाइड डेटा फॉर फोरकास्टिंग सी स्टेट, सी सरफेस विंड वेक्टर, कोस्टल क्लाइमेट एंड वेदर। तो जो ओशियन 2 को 2009 में प्रक्षेपित किया था, वह समुद्री अवस्था, समुद्री सतह की हवा, वेक्टर, तटीय जलवायु और मौसम पूर्ण अनुमान के लिए डेटा प्रदान करता है। Megatropicus is an Indo-French satellite, joint satellite mission for studying water cycle and energy exchange in the tropics। तो मेगाट्रॉपिक्स क्या है? मेगाट्रॉपिक्स जो है जो हमारे उष्ण कटिबंधित क्षेत्र हैं, उनमें जल चक्र और ऊर्जा आदान प्रदान का अध्ययन करने के लिए भारत और फ्रांस ने संयुक्त उपग्रह मिशन करा, जिसका नाम था मेगाट्रॉपिक्यूस। और ये क्या कर रहा है मेगाट्रॉपिक्यूज? ये वाटर साइकिल और एनर्जी एक्सचेंज को जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से जानकारी हमें दे रहा है। It has become the first of the 8 satellite constellation for the global precipitation measurement coordinated by NASA। तो ग्लोबल पर्सिपिटेशन मेजरमेंट मापन के लिए नासा द्वारा समन्वित 8 उपग्रह तारामंडल का पहला बन गया है। तो कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या है कि क्या करते हैं कि कुछ सैटेलाइट को एक ही कार्यक्रम पे बनाने के लिए, वो एक ही जो है उनका उद्देश्य हो, तो सैटेलाइट्स को सब एक ही उद्देश्य के लिए लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, एक कॉन्स्टिलेशन बन जाता है, और वो सारे कॉन्स्टिलेशन में जितने भी उपग्रह होते हैं, जितने भी सैटेलाइट होते हैं, वो एक ही कार्यरत करते हैं। अब आता है स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसके बाद जो है हम इसको समाप्त कर देंगे, और उसके बाद आगे अगले लेक्चर में कुछ अन्य बातों पर ध्यान देंगे। अब बात करें स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर, तो कुछ सैटेलाइट्स जो होती हैं, सैटेलाइट यूज्ड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब मैं अभी एक एक करके चीजें बताऊंगा। प्रोवाइड रिसर्च इन एरियाज लाइक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लानिटरी एंड अर्थ साइंसेज, एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड थियोरेटिकल फिजिक्स। देखो, अब जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा, नेब्यूला के बारे में सुना होगा, जुपिटर, इन सब के, क्या यहाँ से जुपिटर को हम जो देख पा रहे थे, और आज जो जुपिटर की इमेज आप देखते हो, क्या वो पृथ्वी से देख पाना संभव है? नहीं। और आपने देखा होगा हमने आदित्य L1 भेजा है हाल फिलहाल में, ताकि वो सूरज की जो आने वाली तरंगे उन पर रिसर्च कर सके। चंद्रयान हमने भेजा, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम हमने किया। तो ये सब क्यों करा? क्योंकि इनसे हमें दूसरी जो जो हमारा सौर मंडल है, जो सौर मंडल है उसमें जो दूसरे उपग्रह हैं, जो यानी या दूसरे ग्रह हैं, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सके। तो अंतरिक्ष अन्वेषण में उपयोग किए जाने वाले उपग्रह जैसे खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, भौतिक विज्ञान, ग्रह और पृथ्वी विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और
सिद्धांतिक भौतिक जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जो है प्रदान करते हैं, मदद प्रदान करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण कौन मदद करेंगे इन सब में? सैटेलाइट, उपग्रह। उदाहरण के लिए हमने क्या करा, मार्स ऑर्बिट मिशन को जो है 2014 में लॉन्च करा, जिससे हम मार्टिनियल सरफेस एंड इट्स मिनरल composition as well as scan its atmosphere for methane and indicator of life on Mars। तो 2014 में मंगल ऑर्बिट मिशन में मंगलीय सतह और उसके खनिज संयोजन और अध्ययन करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। साथ ही हमने मिथेन मंगल पर जीवन को संकेत के लिए उसके वायुमंडल के स्कैन को करा। फिर चांद पे पानी की उपस्थिति यानी क्रिस्टल में जो वाटर मौजूद है उसको लेकर बताया। तो जो ये जानकारी साझा करी जाती है कि जो मार्स पे हमें जो चीज़ें मिली वो हमने किसी और के साथ साझा करी। आदित्य L1 हमने भेजा है सूर्य को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। नासा ने भी अपना प्रोब भेजा है ना? तो इस तरीके से चंद्रमा पर हमने अपने जो है मिशन करे। इससे क्या होता है कि हमें जो दूसरे उपग्रह है, जो दूसरे ग्रह है, सूरज की जो भूमि है वहाँ पर, तो वहाँ से हमें जो है अनेकों जानकारी मिलती है, जिससे हमें और ज़्यादा जो है जानकारी प्राप्त होती है कि हम आने वाले समय में और ज़्यादा ऐसे जो है इस मिशन कर सकें। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी हम हाल-फिलहाल में जो है अ, हम जैसे हमने बात करें तो राकेश शर्मा को हमने अंतरिक्ष में भेजा था रशिया की मदद से, तो वहाँ पर वो अंतरिक्ष में रह के आए। तो अभी हम अपने 4 और जो है एस्ट्रोनॉट्स उनको अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। तो उसके लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं। उनका हाल-फिलहाल में नाम भी जो है हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने बताया और सबको बताया कि ये वो अगले 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे। तो इस तरीके से ये सब जानकारी हमें मिलती है, तभी हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं सैटेलाइट की मदद से। तो आगे की आने वाली क्लासेस में हम और भी ऐसे कुछ नई बातों को आपके साथ साझा करेंगे और भी जानकारियों को बताएँगे। तो इस इनको इंटरेस्टिंग बनाकर सुनिए, समझिए और चीज़ों को याद करिए, जिससे जब आपकी परीक्षा में ये सारी बातें पूछी जाएँ तो आपको पता रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की बातें, बाकी की और जो जानकारी है आपसे साझा करेंगे अगली वाली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया, धन्यवाद।